नमस्कार, खेतीबाड़ी नवाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। एक सामान्य शाकाहारी भोजन की थाली दालों के बिना अधूरी मानी जाती है। सदियों से हमारे फसल तंत्र में कई तरह की दलहनी फसलों को शामिल किया जाता रहा है। दलहनी फसलें प्रोटीन का सस्ता और सुलभ स्रोत हैं। दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा अनाज वाली फसलों की अपेक्षा अधिक होती है। इसके अलावा खाद्यान्न फसलों में उपलब्ध प्रोटीन तत्व उनके दानों के छिलकों में भी पाया जाता है। दलहन में उपलब्ध प्रोटीन तत्व उनके दानों में पाया जाता है। इनमें मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया और मटर मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें। ये फसलें किसानों और उपभोक्ताओं में बेहद लोकप्रिय हैं। भारत में बाकी फसलों के मुकाबले दलहन की खेती को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है और इससे किसान कम लागत और कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिनव साहू। अभिनव जी, आपका एशियन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। अभिनव जी, दलहन की खेती अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और दलहन की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक भी भारत है, उपभोक्ता भी भारत है और आश्चर्य की बात है कि आयातक भी हम ही हैं। यानी कि जितना उत्पादन हमारे देश में होता है वो तो हम कंज्यूम करते ही हैं, उसके अलावा भी हमें दलहन कम पड़ जाता है और हमें दुनिया के दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। 25% दलहन पूरी दुनिया के विश्व उत्पादन का हम उगाते हैं, 27% कंज्यूम कर लेते हैं। इसके बावजूद 14% या 14% आयात करते हैं। तो अगर मौसम के हिसाब से कहें तो दलहन की फसलों में मुख्य रूप से जो फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसा कि हमें विदित है कि दलहनी फसल मुख्य रूप से जो शाकाहारी भोजन का मुख्य एक अंग है, जिसमें प्रोटीन का मुख्य रूप से स्रोत होता है। तो इसमें जैसे हम मौसम की बात करें तो दो मौसम जो हमारे मुख्य रूप से हमारे देश में पाई जाती है, जैसे खरीफ का मौसम, दूसरा है रबी का मौसम। तो खरीफ के मौसम में यदि दलहनी फसलों की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसल है वह है अरहर जी। और जो मुख्य रूप से दाल के रूप में सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाने वाला दलहन की फसल है। तो और दूसरी जो है रबी की जी मौसम, जिसमें मुख्य रूप से चना है, मसूर है, मटर है, तिवड़ा है और अन्य राजमा है। इस प्रकार की फसलें हैं जो दलहनी फसलों में आती हैं, जो विभिन्न मौसम के हिसाब से उगाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें दलहन में अगर मैं अरहर की खेती की बात करूं, क्योंकि ये बाकी फसलों की तुलना में एक अरहर की खेती है डॉक्टर साहब जो दिख रही है कि वो खरीफ की फसल है, तो इस सीज़न में तो खैर नहीं होती, लेकिन भारत में अरहर की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है। खासतौर पर गाँवों में दाल के लिए इसका उपयोग देश के बड़े हिस्सों में किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर कहें तो अरहर की खेती हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? क्या पूरे छत्तीसगढ़ में संभव है? जी, तो पूरे छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें जी, तो अरहर की खेती मुख्य रूप से यदि देखें तो सरगुजा का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे होती है। मैदानी क्षेत्र में यदि बात करें तो मुख्य रूप से जो धान वाली फसल है जी, तो धान के फसल में जो बंड्स होते हैं, जो मेड़ जिसे हम कहते हैं, तो मेढ़ों में इसकी खेती की जाती है। और जो ढालू ज़मीन है जिसमें पानी नहीं रुकता, उस प्रकार की ज़मीन में इसकी खेती की जाती है। और यदि हम बस्तर की बात करें तो बस्तर में अरहर की खेती कम होती है, लेकिन वहाँ भी यदि हम देखें तो जो मेड़ है धान के खेतों के, उनमें भी इसकी खेती किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत डॉक्टर साहब पड़ती है अरहर की खेती के लिए? जैसे अरहर की फसल की बात करें तो यह लगभग 180 से 200 दिन में पकने वाली फसल है जी। मतलब आप मान के चलें 6 महीने का समय इसको पकने में लगता है। तो यदि हम इसको हल्की भूमि में इसे लगाएंगे तो इसमें फूल आना भी संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति के लिए जो फसल अधिक समय तक खेतों में रहता है उसके लिए हमें भारी दोमट मिट्टी या जिसे कन्हार मिट्टी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में जी, उस प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती की जानी चाहिए, जिससे कि लंबे समय तक इसको पर्याप्त नमी और पोषक तत्व ज़मीन से प्राप्त हो सके और सही समय में इसका पुष्पन हो और फली आ सके। तो इसकी उपज कितनी होती है डॉक्टर साहब? अगर हम इसकी उपज की बात करें तो प्रति हेक्टेयर इसकी उपज कितनी होती है? यदि हम अच्छी तरीके से इसकी वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो लगभग 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आसानी से उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। और
यदि मेढ़ों में लगाते जी। हैं तो मेढ़ों में चूँकि आपने देखा होगा कि मेढ़ों की मिट्टियाँ कन्हार वाली मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, तो उसमें और अच्छा उत्पादन हमको देखने को मिलता है। जी। और अरहर की कौन सी किस्में हैं जिसकी खेती हमें करनी चाहिए? जैसे हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कहें और या भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो एक आशा नाम की प्रजाति है, किस्म है जी। जो लंबे समय तक रूलिंग एक किस्म है। उसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी अरहर की किस्में विकसित की गई हैं, जिसमें राजीव लोचन नाम की एक किस्म है। और अभी छत्तीसगढ़ अरहर 1 और छत्तीसगढ़ अरहर 2 किस्में भी विकसित की गई हैं, जो कि उत्पादन की दृष्टि से यदि हम देखें तो आशा जो किस्म थी पहले वाली, उससे और अधिक उत्पादन इसमें प्रदान करने की क्षमता है। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए किस तरह की खाद वगैरह की ज़रूरत पड़ती है या कैसे इसकी मिट्टी तैयार कैसे करनी चाहिए? जी, जैसे अरहर की खेती चूँकि हम देखते हैं कि खरीफ के मौसम में इसे लगाना चाहिए, तो हमें अच्छी तरीके से मिट्टी की 2 बार जुताई करके पाटा चला के ज़मीन को बराबर कर देना चाहिए। और चूँकि हमारे क्षेत्र में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में मेढ़ नाली पद्धति का उपयोग हम कर सकते हैं कि एक 60 सेंटीमीटर की दूरी में छोटे छोटे मेढ़ बना दें और मेढ़ों में हम डिबलिंग जो मेथड होता है, यानी आप दानों को लगा सकते हैं लगभग 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इस प्रकार से आप खेतों की तैयारी करके और मेढ़ नाली पद्धति का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, बाकी दलहन की अगर बात करें तो चना जो है एक बड़ा बहुत ही उपयोगी फसल कह सकते हैं हम, चाहे वो देसी चना हो या काबुली चना हो, क्योंकि चने का बहुत सारा उपयोग भी है, ना केवल दलहन के रूप में, बहुत तरह के व्यंजनों के लिए भी उपयोग किया जाता है। अगर वो पुरानी कहानी में कहूँ कि शाहजहाँ को कैद किया तो कहा एक अनाज चुन लो और उसने चना चुन लिया, क्योंकि उससे वैरायटी ऑफ जो रेसिपीज़ हैं वो तैयार की जा सकती हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी चने का काफ़ी उपयोग होता है, तो चने की दृष्टि से अगर कहें तो उसकी खेती कैसे करनी चाहिए? जी, तो जो चने की फसल है वो रबी के मौसम में बोई जाने वाली फसल है। इसे अधिक ठंड की आवश्यकता होती है। तो जो अक्टूबर का द्वितीय सप्ताह यानी 15 अक्टूबर से लेकर पूरे नवंबर के महीने तक 30 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। चूँकि हमारा क्षेत्र धान आधारित फसल वाला क्षेत्र है छत्तीसगढ़, तो जहाँ पे कन्हार ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है, जो जिसमें जल धारण क्षमता अधिक है, तो ऐसी भूमि में इसकी खेती की जानी चाहिए। और चूँकि चने को यदि हम बोलें तो दलहनी फसलों का राजा कहा जा सकता है, और छत्तीसगढ़ में जो सबसे अधिक दलहनी फसलों का क्षेत्रफल है उसमें चने का प्रथम स्थान है। जी। और चने के लिए यदि हम बात करें बुआई की, तो सबसे पहले भूमि की तैयारी करनी चाहिए। तो भूमि को 2 बार जुताई करके अच्छे से पाटे चला के उसे बराबर कर देना चाहिए और कतार से कतार में इसकी बोनी करनी चाहिए। जी। तो इसके लिए कतार से कतार के बीच की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर होती है, और पौधे से पौधे की दूरी यदि हम बात करें तो 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और भूमि को अच्छी तरीके से तैयार करके अच्छी प्रजाति के प्रमाणित बीज का चयन करें आप, और फिर उसको यदि सीड ड्रिल की सहायता से, ट्रैक्टर चलित सीड ड्रिल आजकल उपलब्ध है बाज़ार में, जिसमें दाना तो पड़ता ही है, बीज तो पड़ता ही, साथ ही साथ उसके आप फर्टिलाइज़र का भी उपयोग डाल सकते हैं। तो कतार से कतार में यदि हम बोनी करें तो हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। और खाद की यदि हम बात करें तो इसमें विशेषकर एक बायो फर्टिलाइज़र जिसे हम कहते हैं जैविक खाद है, राइजोबियम कल्चर का उपयोग किया जाता है। जो राइजोबियम कल्चर है वो नाइट्रोजन की पूर्ति को बढ़ाता है। उसी प्रकार दूसरा कल्चर है पीएसबी कल्चर, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, तो इसका भी उपयोग किया जाता है। और एजोस्पिरिलम एक और बैक्टीरिया है, ये भी एक जैविक आप खाद बोल सकते हैं। तो इनका आप बीजोपचार के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जिसे 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका उपयोग करना चाहिए जी। फिर उसके पश्चात बीज की बुआई करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, चने की बात करें तो कहते हैं दुनिया का 70% चना जो है अकेले भारतवर्ष में उगाया जाता है, और इसमें से भी छत्तीसगढ़ तो एक उत्पादक है ही। किस्में अगर हम कहें तो बहुत सारी किस्मों की अक्सर चर्चा होती है, उज्जैन 21, राधे, वैभव, JG 74। कौन सी किस्म हमारे लिए अनुकूल है और उत्पादन की दृष्टि से कौन सी बेहतर होगी? जी,
जो हमारे क्षेत्र के लिए, जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है जी वहाँ पर यदि हम बात करें तो एक वैभव किस्म है जी जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। तो इसका उपयोग यदि हम बड़े दाने वाले चने की बात करें तो उसके लिए हम कर सकते हैं। जो चना बूट जो आप बाज़ार में देखते होंगे, जी तो हरे चने के रूप में जो बिक्री होता है, तो उसके लिए वैभव चना की प्रजाति का उपयोग कर सकते हैं। फिर खैरी चना जो आप कॉमन लैंग्वेज है हमारा, आम भाषा में बोलते हैं, तो उसके लिए किस्में हैं, विजय है, JG74, बहुत पुरानी किस्में हैं। लेकिन आज के समय में जवाहर चना 130, जवाहर चना 16, फिर हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई छत्तीसगढ़ चना 1, फिर लोचन चना एक नई किस्म आई है। इसका उपयोग हम यहाँ की परिस्थिति के अनुकूल कर सकते हैं। तो इनकी उपज कितनी होती है डॉक्टर साहब? प्रति हेक्टेयर अगर हम इसकी उपज की बात करें इन किस्मों की, तो कितनी उपज होती है? जी, चने की जो उपज क्षमता है लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। लगभग हमारे यहाँ की जो मौसम की परिस्थिति है और ज़मीन की परिस्थिति है उसके अनुकूल यदि देखें, लगभग 20 से 25 क्विंटल तक उत्पादन आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, एक किस्म की चर्चा होती है JKI 9218 9218, कहते हैं कि ये प्रति क्विंटल जो है प्रति हेक्टेयर 35 क्विंटल तक उपज होती है। तो क्या ये किस्म यहाँ के मौसम, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जलवायु के हिसाब से उपयुक्त है? जी, ये इसकी भी यदि किसान भाई खेती करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु जो यहाँ की आबो हवा है, जो हमको ठंड का एक अंतराल चाहिए रहता है, लगभग 3 महीने तक अच्छी ठंड पड़नी चाहिए, जी जो हमारे छत्तीसगढ़ में सामान्यतः देखने को नहीं मिलती। तो चूँकि ये किस्म का, जैसे आपने बताया कि 35 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ की परिस्थिति में यदि हम बात करें तो 20 से 25 क्विंटल तक उत्पादन मिलेगा। डॉक्टर साहब, बीमारियों की अगर चर्चा करें तो चने की दलहनी फसल में किसी तरह के कीट प्रकोप का भी की आशंका होती है क्या, और अगर ऐसा कुछ है तो उसकी रोकथाम कैसे करें? जी, तो सबसे प्रमुख रूप से यदि हम बात करें तो चने में एक बहुत ही सामान्य या कॉमन बीमारी है जिसे हम बोले उकठा रोग। जी, उकठा मतलब आप देखेंगे कि चने का पौधा अचानक ही एक दिन में सूख जाएगा, जिसे हम फ्यूजेरियम विल्ट के नाम से भी जानते हैं। जी, तो इसकी रोकथाम के लिए हमें एक तो सबसे आसान तरीका है कि हम बीजोपचार करें, और जो बीजोपचार वो भी कॉपर फंजीसाइड जो आते हैं, फफूंदीनाशक दवा है, उससे करना चाहिए, जो कि यदि बीज में भी फंग या फफूंद के कुछ कीटाणु रह गए हैं तो वो भी ख़त्म हो जाए, फिर उसके पश्चात अपन बुआई करें तो ये बीमारी की समस्या नहीं आती। और यदि फिर खेत में यदि आप देखें, खेत में ये बीमारी आ जाती है तो हमको क्या करना चाहिए कि पौधे को उखाड़ के फेंक देना चाहिए जी, और लगभग 10 दिनों के लिए उसमें किसी प्रकार की सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अन्यथा क्या होगा, यदि आप सिंचाई कर देंगे तो वो फिर अन्य जो स्वस्थ पौधे हैं उनको भी खराब करेगा। और रही बात कीट की, तो कीट में एक फली छेदक कीट है, जिसे फली छेदक कीट जो फली में छिद्र करता है, वो है हेलियोथिस आर्मीजेरा नाम का एक कीट है, जो कि कॉमनली सारे मतलब यदि हम सब्जी वर्गीय फसलों की बात करें तो उसमें भी आता है, और चने में भी आता है, और आपके अरहर में भी इसको देखने को मिलता है। जी, तो इस कीट का नियंत्रण यदि किसी भी प्रकार के जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, जो कीटनाशक दवा है, उसके उपयोग से कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब चने की बात होती है तो देसी चने के अलावा जो काला चना है उसके अलावा काबुली चने की भी बड़ी भारी डिमांड होती है। छोले के लिए इसकी अच्छी खासी डिमांड होती है, क्योंकि घरों में भी और रेस्टोरेंट्स में भी, पार्टीज़ में भी अगर आप जाएं तो इसके काफ़ी प्रचलन है। ख़ास तौर पे उत्तर भारत में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है। तो क्या काबुली चने की खेती छत्तीसगढ़ में संभव है? जी, ये हम लोगों ने देखा, जो हमारे यहाँ की परिस्थिति है जी, और जलवायु और साथ ही साथ भूमि का जो प्रकार है, एक्चुअली हमारा जो क्षेत्र है वो मुख्यतः धान आधारित फसल के लिए। जी, तो यहाँ की भूमि में यदि हम ये काबुली चने की किस्म लगाते हैं तो इसमें जर्मिनेशन की प्रॉब्लम, अंकुरण की प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या आ जाती है, क्योंकि इसका जो छिलका है काफ़ी पतला होता है, तो जिस वजह से वो रॉटिंग हो जाती है, इसमें सड़न आ जाता है, और पर्याप्त मात्रा में पौधे जो पूरे खेत में देखने मिलने चाहिए वो नहीं प्राप्त हो पाते।
तो इसलिए यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की परिस्थिति में, जो भूमि और जलवायु की परिस्थिति है, वहाँ पे काबुली चना का उत्पादन अच्छा नहीं आता। जो यहाँ के ठंडे इलाके हैं, जो मैनपाट वगैरह का या पेंड्रा वगैरह का इलाका, ये सरगुजा वाले इलाके जहाँ अपेक्षाकृत ठंड थोड़ी ज़्यादा है, क्या उन इलाकों में भी काबुली चने की पैदावार संभव नहीं है? काबुली चने की पैदावार यदि हम सिर्फ बात करें ठंडे यानी जलवायु की जी, तो उसके आधार पर नहीं, उसके लिए मुख्यतः भूमि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो हमारे यहाँ की भूमि है वो उतनी अच्छी नहीं है जिस प्रकार से उत्तर भारत में जो भूमि है जी। तो इस कारण यदि आप बात करें सरगुजा के पहाड़ी क्षेत्रों की या पेंड्रा की बात करें तो वहाँ भी जो भूमि है उसका प्रकार उतना अच्छा नहीं है कि वो काबुली चने की खेती को अच्छे से उत्पादन दे सके। जी बिल्कुल। खेती बाड़ी नवाचार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे अन्य दलहनी फसलों जैसे कि मूंग, मसूर, उड़द, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। कहीं जाइएगा मत। खेती बाड़ी नवाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं दलहनी फसलों की, जो कि न केवल प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, साथ ही कमाई का भी बहुत अच्छा जरिया है। अभी हमने डॉक्टर साहब से चर्चा की कि किस तरह से चने की खेती कर सकते हैं, अरहर की खेती कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि और जो दलहनी फसलें हैं उनमें किन किन फसलों की यहाँ खेती की जा सकती है, किस में मुनाफा ज़्यादा हो सकता है? जी, जैसा छत्तीसगढ़ की हम बात करें परिस्थिति जो है वो धान आधारित फसल की परिस्थिति है, जहाँ धान के बाद किसी प्रकार की अन्य फसलें किसान नहीं लेते जी। तो ऐसे स्थानों पे यहाँ पर एक मुख्य रूप से प्रचलित फसल है जो दलहनी फसल के रूप में यदि हम बोलें तो एक तिवड़ा या खेसारी के नाम से आप जानते होंगे। तो इसका भी दाल बनता है और यह फसल कम से कम लागत में किसान इसे उतेरा फसल पद्धति के रूप में इस्तेमाल करता है। मतलब खड़ी फसल जो धान की रहती है, जब वो पकने की परिस्थिति में रहती है उस समय बीज को डायरेक्ट छिड़क देते हैं खेत में। तो जब धान कट जाता है तो फसल अपने आप उग कर तैयार रहता है। तो ये कम लागत में अच्छी मुनाफा देने वाली फसल है, जिसे छत्तीसगढ़ में परंपरागत रूप से वर्षों से लगाया जाता है। उसके पश्चात यदि हम दूसरी फसल की बात करें तो मटर की खेती की जा सकती है जी। मटर जो है छोले मटर जिसे हम कहते हैं, एक मटर होता है जो ग्रीन पॉड के रूप में या सब्जी के रूप में बिकता है बाज़ार में, और दूसरी जो मटर की जो किस्म होती है उसे हम बोलते हैं फील्ड पी जी। तो फील्ड पी है जो छोले के रूप में या बेसन के रूप में या मटर जो सूखे मटर के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये मटर की खेती बहुतायत में यहाँ पे किसान भाई करते भी हैं जी। और यहाँ की परिस्थिति उसके अनुकूल भी है। तो ये जो मटर आपने दोनों बताए डॉक्टर साहब कि एक तो हरा मटर है, दूसरा जो पीला मटर जो मुख्य रूप से अनाज के रूप में, दालहन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों में मूल अंतर क्या है? जी, तो मूल अंतर इसमें ये है कि जो सब्जी वाली ये हरा मटर है जी, वो मुख्यतः एक किस्म ही दो अलग अलग किस्म है। मतलब यदि बात करें पीले मटर की किस्म है वो एक साथ पूरे खेत में पककर तैयार हो जाता है, और जो हरा मटर है जिसे हरे सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसकी किस्म अलग है, जिसके बार बार आपको तोड़ाई करना पड़ेगा। मतलब 10 से 15 दिन के अंतराल में जी, कई बार तोड़ाई करनी पड़ती है, जिससे हरा मटर प्राप्त होता है। और जो पीला मटर है उसे एक बार में आप काट के मिसाई करके बीज प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या यहाँ मसूर, मूंग, उड़द जैसी दलहनी फसलों की भी खेती की जा सकती है? जी, यहाँ की जो परिस्थिति है मुख्यतः जी, यदि हम बस्तर के पठार की बात करें तो वहाँ पे उड़द की खेती किसान भाई जो खरीफ का मौसम होता है, जिसमें यदि हम बात करें जून के बाद चालू हो जाता है, तो उस समय अगस्त के महीने में किसान भाई उड़द की जो खाली ज़मीन है जो जिसमें पानी नहीं रुकता उन स्थानों पे उड़द की खेती करते हैं। और यदि हम सरगुजा वाले क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र की बात करें जी, वहाँ भी आप उड़द की खेती करते हैं। और मैदानी क्षेत्रों में तो चूँकि मैदानी क्षेत्रों में अधिकतर क्षेत्र है जो धान के लिए जो खेत हैं, मेड़ वाली खेत हैं, वहाँ पे खेती होती है, इसलिए वहाँ पे उड़द की खेती खरीफ में तो नहीं होती, लेकिन समर में जो गर्मी वाला मौसम है उस समय आप उड़द की खेती, मूंग की खेती यहाँ पे करते हैं छत्तीसगढ़ में। चूँकि जो रबी का मौसम है, ठंड वाला मौसम है, उस समय यदि हम उड़द मूंग की बात करें तो अच्छा उत्पादन नहीं देखने को मिलता।
डॉक्टर साहब, एक फसल की अगर चर्चा न करें तो मुझे लगता है ये चर्चा अधूरी रहेगी। एक और दलहनी फसल ही एक किस्म से कह दें, जिसको कि कहते हैं गरीब की गाय, सोयाबीन। सर्वाधिक प्रोटीन वाली फसल, जिसका कि इस्तेमाल जो प्रोसेस्ड फूड के रूप में भी बड़ी मात्रा में होने लग गया है। कई तरह के व्यंजन उससे बन रहे हैं, चाहे वो न्यूट्रीला हो, न्यूट्रीन नगेट्स हों, या उसके ग्रेनुल्स के रूप में उसका इस्तेमाल हो। काफ़ी हेल्दी फूड के तौर पर उसको मानते हैं। तो क्या सोयाबीन की खेती यहाँ की जा सकती है? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यदि हम बात करें, राजनांदगांव है, बेमेतरा है, कवर्धा है, दुर्ग जिला है, और ये मुंगेली का कुछ क्षेत्र है। यहाँ पर काली मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, और ढालू ज़मीन है। जहाँ पे पानी रुकता नहीं, उन क्षेत्रों में सोयाबीन की खेती बहुतायत में की जाती है। और चूँकि हमारे विश्वविद्यालय में भी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सोयाबीन की कई प्रजातियाँ निकली हुई हैं जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विमोचित की गई हैं जी। तो इन प्रजातियों की उत्पादन क्षमता भी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ जो विकसित की गई प्रजातियाँ हैं, तो इन क्षेत्रों में, जैसे जिन जिलों का नाम मैंने बताया था, उन जिलों में इसकी खेती की जाती है, अभी भी की जा रही है जी। तो और अच्छा उत्पादन भी प्राप्त हो रहा है जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, अपने किसान भाइयों के हित में बहुत सारी नई फसलों के बारे में बताया। तो खेती बाड़ी नवाचार में हम चर्चा कर रहे थे आज दलहन की, यानी कि वो फसलें जिनसे कि दाल का उत्पादन होता है, और मुख्य रूप से रबी के समय में होने वाली अधिकांश फसलें हैं, लेकिन अरहर जैसी फसल जो है खरीफ के मौसम में भी उगाई जा सकती है। भारत में दलहन का उत्पादन लगभग 2.5 करोड़ टन के आसपास होता है। 2 करोड़ 55 लाख टन का उत्पादन 2020-21 में हुआ था। हालांकि छत्तीसगढ़ में उत्पादन कम होता है, 5,30,000 टन के आसपास छत्तीसगढ़ में उत्पादन हुआ था। इसमें से चने में भारत सिरमौर है। 70% चने का उत्पादन, विश्व उत्पादन का, भारत में ही होता है। लेकिन कंजम्पशन की बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति दालों का कंजम्पशन WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से बहुत कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि प्रति व्यक्ति औसतन 80 ग्राम दाल का कंजम्पशन होना चाहिए या आदमी को उपलब्ध होना चाहिए। भारत में उससे लगभग आधी मात्रा 41.9%, 41.9% ही उपलब्ध है। आज की चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।